हेलो स्टूडेंट, प्रश्नावली आपको हम बताते हैं 13.5। ये ऐच्छिक प्रश्नावली है और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी होती थी। उसका क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट स्टार्ट होता है। इसमें लिखा हुआ है कि व्यास 3 मिलीमीटर वाले तांबे के एक तार को 12 सेंटीमीटर लंबे और 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन पर इस प्रकार लपेटा जाता है कि वह बेलन के वक्र पृष्ठ को पूर्णतः ढक लेता है। तार की लंबाई और द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यह मानते हुए कि तांबे का घनत्व 8.88 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो देखो भैया कैसी कंडीशन है। यहाँ पर ये बेलन जैसे है, ये बेलन, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है और इस पर ऐसे तार लपेट दिया गया, ऐसे, ठीक, ऐसे तार लपेट दिया गया, ऐसे ऐसे ऐसे। तो देखना पड़ेगा कि इसमें कितने फेरे लगेंगे। ठीक भाई, इसमें फेरों की संख्या निकालने कितने फेरे लगेंगे और ये संख्या निकलेगी कैसे। बेलन की ऊंचाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर, और तार ये, तो तार का व्यास यही तो होगा, ये तार का व्यास यही तो घटता होगा। जैसे मान लो ये तार है, ऐसे इस पर लपेट दिया गया तो अपने व्यास के बराबर ही तो लंबाई को ढक लेगा। ठीक है, ये आपका बेलन है और इसमें तार लपेटा गया है, ऐसे से तार लपेटा गया, ठीक, ऐसे से उधर पीछे से आएगा घूमकर, फिर ऐसे ऐसे लपेटा जा रहा, ठीक। तो अपनी जो व्यास है उसके बराबर तो लंबाई को ढक लेगा। तो यदि जो ये तार है और ये आपका क्या है, बेलन, बेलन की लंबाई है, बेलन की लंबाई में तार के व्यास से यदि भाग कर दें तो फेरों की संख्या निकल आएगी या लपेटों की संख्या निकल आएगी। कितने लपेट या फेरे हैं उसकी संख्या निकल आएगी। बेलन की ऊंचाई में यदि तार के व्यास से भाग कर देंगे तो फेरों की संख्या निकल आएगी और तार की लंबाई आसानी से निकल आएगी, क्योंकि एक फेरे में जो तार लगेगा वो बेलन की परिधि, बेलन के जो आपका ये परिधि है, बेलन के सिरे की जो परिधि है उसके बराबर होगा, ठीक, अर्थात बेलन की परिधि के बराबर होगा एक फेरे में, और जितने फेरे होंगे उसमें गुणा कर देंगे, तार की लंबाई निकल आएगी। और जब तार की लंबाई निकल आएगी तो तार का आयतन निकाल लेंगे, क्योंकि घनत्व द्रव्यमान निकालना है, घनत्व की सहायता से द्रव्यमान निकल आएगा। तो पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि तार का व्यास, तार का व्यास आपका दिया है 3 mm, इसको चिन्ह करेंगे सेंटीमीटर में। तो और पढ़ा मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, आपको 10 से भाग करना पड़ेगा, 10 से भाग करेंगे सेंटीमीटर में आएगा। अब क्या लिखेंगे, तार की त्रिज्या, क्योंकि आगे तार की त्रिज्या काम आएगी, r बराबर, तो जानते हो भैया जो व्यास लिखा है इसी का हम आधा कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 3 और बट्टे में आ जाएगा 10 दूनी 20, ये सेंटीमीटर, ये तार की त्रिज्या हो गई। अब लिखेंगे बेलन की लंबाई या ऊंचाई, बेलन की लंबाई, तो कैपिटल इसमें लिख लें। बेलन की लंबाई दी है 12 सेंटीमीटर, जो दिया पहले वो नोट कर लें। अब क्या लिखोगे, बेलन का व्यास, बेलन का व्यास है तो त्रिज्या लिख लें यहां पर, बेलन की त्रिज्या कैपिटल R बराबर क्या आएगी, व्यास का आधा आएगा 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर। ये जो दिया था वो नोट कर लिया। अब क्या लिखेंगे, फेरों की संख्या या लपेटों की संख्या, फेरों या क्या लपेटों की संख्या बराबर क्या आएगी। अभी बताया था कि बेलन की लंबाई, बेलन की लंबाई, कितना लंबा बेलन है, और नीचे क्या आएगा, तार का व्यास, तार का व्यास। ध्यान रखना, क्यों मालूम है सभी को कि बेलन लंबा है और तार ऐसे लपेटा जा रहा है, ऐसे से लपेटा जा रहा है, तो इसकी लंबाई में अपने व्यास के बराबर एक फेरा लगेगा तो अपने व्यास के बराबर ढक लेगा लंबाई, ठीक। इसीलिए तो लपेटों या फेरों की संख्या निकालेंगे तो बेलन की लंबाई में तार के व्यास से भाग करेंगे। ये चीज ध्यान रखना आप लोग, ठीक। कैसे आपको हमने समझाया है, आप घर में आप ले सकते हो बेलन, ठीक, और उस पर देखो तार ऐसे लपेटो तो अपनी व्यास, जिसका व्यास है इसकी बराबर लंबाई ढक लेगा।
तो बेलन की लंबाई कितनी दी है 12 सेंटीमीटर है और तार का व्यास कितना है 3/10। 3 चक्कू 12, 10 आपका ऊपर चला जाएगा, 10 चक्कू 40, कितने फेरे लगे 40। फेरों की संख्या लपेटों की संख्या कितनी लगी 40। अब तार की लंबाई कैसे निकालेंगे कि एक फेरे में लगे तार की लंबाई, एक फेरे में लगे तार की लंबाई बराबर क्या आएगी बेलन की परिधि, और बेलन की परिधि क्या है 2 पाई r। भाई एक फेरे में जो तार लगेगा वो बेलन की परिधि है, ऊपरी सिरे निचले सिरे की परिधि भी होगी, तो बेलन की परिधि लिख सकते हो कि एक फेरे में, चूंकि एक फेरे में लगे तार की लंबाई बराबर बेलन की परिधि, इसीलिए कितने फेरे 40। 40 फेरों में लगे तार की लंबाई क्या होगी 40 और गुणे आएगा क्या 2 पाई r। 40 गुना 80, पाई का मान कुछ भी नहीं लिखा है, पाई का मान पाई रख दीजिए, ऐसे रख दीजिए, और r का मान कितना दिया हुआ है, r का मान दिया है 5, तो 5 गुणा कर देंगे हो जाएगा 40, और ये पाई, ये हो गया भैया सेंटीमीटर। ये तार की लंबाई है, तार की लंबाई 400 पाई सेंटीमीटर, या पाई का मान यहां पर लिख ले कितना 3.14, इससे सरलता हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 2 जीरो हट जाएंगे, दशमलव भी गायब, तो 4 से गुणा करेंगे आपका आएगा 14 चक्कू 56 और 4 तिया 12, इतने सेंटीमीटर ये तार की लंबाई होगी। तार की लंबाई बराबर 400 पाई सेंटीमीटर, ये आपका आ जाएगा क्या 1256 सेंटीमीटर, ये तार की लंबाई होगी। ठीक, ये ध्यान रखिएगा आप किस कैसे क्वेश्चन को कर रहे हैं हम, ठीक, कि फेरों की संख्या कैसे निकली। अब बाद में एक फेरे में लगे तार की लंबाई बेलन की परिधि के बराबर 40 फेरों में लगेगी, 40 से गुणा कर देंगे, ये तार की लंबाई निकलेगी। अब जब आपको तार की लंबाई मालूम है, तार की त्रिज्या मालूम है, तो आप तार का आयतन निकाल सकते हो। ठीक, तो आप निकाल लेंगे तार का आयतन। तो आप लिखेंगे तार का आयतन, क्योंकि तार का द्रव्यमान चाहिए, आयतन निकलेगा तभी द्रव्यमान निकलेगा, क्योंकि आयतन आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो तार का आयतन क्या होगा, तार कैसा है बेलन के आकार का ये भी होता है, तो पाई r स्क्वायर h आएगा। पाई ऐसे रखिएगा, r का मान कितना दिया, r का मान ये दिया है, क्योंकि यहां पर r जो रखोगे तार की रखोगे, और तार की लंबाई जो h, और तार की लंबाई आपने पढ़ी थी 1200 कितनी थी 56। आप पाई का मान यहां भी 3.14 रख लेना, यह आएगा ऊपर 3 तिया 9, और यह आएगा 2 दूनी 4, 400, यह आएगा आपका 12 और 56, 4 से कट जाएगा, 4 का नंबर 4 हुआ, 4 तिया आपका 12, 4 का नंबर 4, 4 चक्कू 16। इसमें क्या करेंगे, अगर इससे हम भाग कर देते हैं तो आपका 3.14, फिर ये भी 3.14 और गुणे में आएगा 9, और आप इसकी गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। और ये होगा क्या, ये आपका होगा तार का आयतन, तार का आयतन। तो तार का आयतन है, इसकी आप गुणा करके देखेंगे, आएगा 3.14 और 3.14 इसकी गुणा करते हैं तो 4 से गुणा करेंगे, 4 चक्कू 16, 4 तिया आपका 12, 1 से करेंगे क्या आएगा 4, 1, 3, 3 से गुणा करेंगे 14 तिया 42 और 3 तिया 9। तो देखिए क्या आएगा 6, 9, ये आपका 6, 5 और 9, ये आपका आएगा 5, 7, 1, 8 और ये आएगा 9, और 4 के पहले दशमलव तो आ जाएगा 9.85,
9 6 और आपका 9। अब इसको थोड़ा साइड में लिख लेते हैं, थोड़ा और सरल कर लेते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हो आप 9.8 और क्या 6, ये घटा दिए वाला बढ़ गया गुणे में 9, इसकी 9 से गुणा कर लेते हैं। 9.86 गुणे में 9, 9 छाक 54 हासिल 5, 9 और 72 77 हासिल आपका 7, 9 9 81 और 7 आपका कितना 88 आ गया 88.74 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप पढ़ेंगे कि तार का द्रव्यमान बराबर क्या आएगा, आयतन गुणे घनत्व। तार का द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। तार का द्रव्यमान बराबर क्या हुआ, आयतन गुणे घनत्व सूत्र होता है। या तो इससे लगा लेंगे या आप देखो किस मेथड से करेंगे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो आयतन होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब ये तो आयतन है, यहां पर आएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब तार का द्रव्यमान क्या आएगा 8.88 ग्राम। इसीलिए इतने सेंटीमीटर क्यूब तार का जो द्रव्यमान आएगा उसमें इतने से गुणा कर दोगे और आपका तार का द्रव्यमान निकल आएगा। यह सूत्र होता है कि द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। तो द्रव्यमान निकालना है तो आयतन कितना दिया है, आयतन आपका निकल आया है 88.74 और घनत्व आपका दिया है 8.88 और आप इसकी गुणा कर लेंगे, आपका ग्राम में लगभग में निकल आएगा। ठीक, ये हो जाएगा तार का द्रव्यमान। इसकी आप गुणा करके देख लेंगे और तार का द्रव्यमान आपका निकल आएगा। तो आप गुणा करेंगे तो आएगा आपका लगभग 788, ये आपका लग और भाग में ठीक लगभग आ जाएगा 788 ग्राम। तो इस तरीके से तार की लंबाई निकल आई और तार का द्रव्यमान निकल आया। तो द्रव्यमान निकालने के लिए आपको तार का आयतन निकालना पड़ा, क्योंकि सूत्र भी होता है तार का द्रव्यमान बराबर क्या आएगा, यह द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व होता है। आप इससे तार का द्रव्यमान निकालना है। तो ध्यान रखना, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा कि पहले फेरों की संख्या निकालेंगे, कितने फेरे हैं और फेरे निकलेंगे कैसे, जो बेलन की लंबाई है उसमें तार के व्यास से भाग कर देंगे, फेरों की संख्या निकल आएगी। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि जब तार ऐसे रहेगा तो जानते हो एक फेरे, जब एक फेरा लगेगा तो अपने व्यास के बराबर इसमें लंबाई ढक लेगा। ठीक, तो ये ध्यान रखना। और फेरों की संख्या निकालने के बाद क्या करते हैं कि एक फेरे में जो तार की लंबाई लगेगी वो बेलन की परिधि के बराबर होगी, इसलिए जितने फेरे आएंगे उससे गुणा करा देंगे और तार की लंबाई निकल आएगी। और तार की जब लंबाई निकल आएगी, तार का व्यास दिया है तो आप तार का आयतन निकाल सकते हो। और जब आपका आयतन निकल आएगा तो आप द्रव्यमान निकाल लोगे, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं दी हैं, कर्ण के अतिरिक्त है, इसको कर्ण के परिता घुमाया जाता है और इस प्रकार द्विशंकु के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना पूछ रहा है। ठीक, पाई का मान लिखा है, जो उपयुक्त हो वो लगा सकते हो। देखो इसका फिगर पहले समझ लीजिए, ये समकोण त्रिभुज है, एक भुजा कितनी है 3, एक कितनी 4, ये आपका समकोण त्रिभुज है। ठीक, इसको कह दिया गया अगर 3 सेंटीमीटर के परिता घुमाएं तो इसको आप परा लीजिए, मतलब इसको ऐसे परा लीजिए और इसको ऐसे सी को उठाकर ऐसे ले जाकर उधर ले आइए। ठीक, ऐसे ले जाकर इधर, तो आपका शंकु ऐसा बन जाता है। ध्यान रखना, कई चीजें बता रहे हैं इस क्वेश्चन में। शंकु आपका ये बन जाता है जिसकी ऊंचाई इतनी होगी और त्रिज्या आपकी होगी। एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन बताते हैं आपको, ये 4 सेंटीमीटर इसके परिता कहता है, तो इसको आप ऐसे लाएंगे, उधर से ऐसे ले आएंगे, तो आपका शंकु ऐसे बन जाएगा, ये शंकु होगा जिसकी ऊंचाई होगी 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या होगी 3 सेंटीमीटर। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा है। ठीक, यहां पर कह रहा है कर्ण के परिता घुमाना है। देखो इसको कैसे बनाते हैं, ये समकोण त्रिभुज है और ये कर्ण के परिता घुमाया जाएगा। तो फिगर देखो इस तरीके से बनाते हैं, एक भुजा ये 3 है और दूसरी आपकी ये 4 है, ये A और ये B और ये आपका C, ये आपकी 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है।
और ये कर्ण है बाय 90 के सामने भुजा कर्ण है, इसके परिता घुमाएंगे, इसको परा लिया गया कहने मतलब, और इसको इधर लाएंगे, ऐसे ले जाकर फिर उधर ले आएंगे। ध्यान रखना कि इसको ऐसे रखेंगे, इसको यहां से उठाएंगे, ऐसे लाएंगे, इधर ले जाएंगे और इसके बाद फिर उधर निकाल ले जाएंगे। तो इस प्रकार एक द्विशंकु बन जाएगा, उसने लिखा भी है इस प्रकार क्या बन जाएगा, ये द्विशंकु, ये बी डैश हो गया। द्विशंकु कैसे बन गया, एक शंकु आपका ऊपर और दूसरा शंकु आपका नीचे बन गया। ये 3 सेंटीमीटर ये तो 3 ये भी होगी, 4 ये तो 4 ये भी होगी। ठीक, तो शंकु की त्रिज्या ऊंचाई समान होती है। देखो ये 4 है तो ये 4 है, ये 3 है तो 3। आपका द्विशंकु ऐसे बनेगा, एक शंकु ऊपर वाला हो गया, एक शंकु नीचे वाला हो गया। अब ये फिगर बनेगा, कारा इसका पूछ रहा आयतन ज्ञात करो और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। पृष्ठीय क्षेत्रफल में आर की आवश्यकता, एल की आवश्यकता, एल तो दी है, आर निकालना पड़ेगा, और आयतन के लिए एच और आर दोनों निकालनी पड़ेगी। तो आप क्या करोगे, यहां से इस पर डाल देंगे लंब, ये डाल दिया गया, इस पर लंब डाल दिया गया। ठीक, तो ये मान लिया ओ, इस तरीके से आपका निकल के आएगा, ये निकल आएगा ओबी, और ओबी क्या होगी, दोनों की उभयनिष्ठ त्रिज्या होगी। और ऊंचाई की आवश्यकता के लिए हम पूरी भुजा AC निकाल लेंगे, क्योंकि ये होगी आपकी H1 और ये होगी आपकी H2, ये तो आपकी मान लो L1 है और ये आपकी L2 है, और R तो आपकी कॉमन है, स्मॉल r लिख दिया ऐसे। तो दोनों आयतन निकालना पड़ेगा, तो जोड़ना पड़ेगा, तो AC भुजा की आवश्यकता पड़ेगी बस। तो ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले आप AC भुजा निकालेंगे, जिससे H1 H2 का योग आ जाएगा। तो आप यहां पर लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC से पाइथागोरस प्रमेय से क्या आएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आपका लंब दिया था 3 का स्क्वायर या 4 का स्क्वायर, 3 3 9, 4 4 16, जोड़ेंगे आएगा 25, कर्ण स्क्वायर बराबर 25, कर्ण बराबर आएगा √25, और √25 का मान होता है 5 सेंटीमीटर। तो ये भुजा आपकी निकल आई AC, ये भुजा क्या निकल आई AC, और AC आपकी निकल आई है। अब आपको निकालना है OB। तो देखिए अब निकालेंगे क्या कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्यों निकालना है मालूम पड़ेगा भाई। 1/2 और क्या, आधार गुणे ऊंचाई या संगत शीर्ष लंब, ये आधार ये ऊंचाई, तो आप लिखोगे 1/2 और BC कितना है 4 और AB कितना 3, काट दीजिए कितना है 3 × 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्यों निकाला गया, आज देखते हैं क्यों निकाला गया। अब लिखेंगे पुनः एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, अब फिर सूत्र क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई या संगत शीर्ष लंब, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र पढ़ा होगा। यहाँ क्षेत्रफल कितना है 6, 1/2 और आधार यदि हम AC ले रहे हैं तो इसके संगत शीर्ष लंब OB होगा। ये AC ले रहे हैं तो आपका संगत शीर्ष लंब OB, जैसे समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, एक बार लंब ये लिया आधार ये लिया, इस बार आधार हम ये ले रहे हैं तो संगत शीर्ष लंब यही तो होगा। ये जैसे आपका A और B और C है तो संगत शीर्ष लंब तो यही होगा, चूंकि आधार ये लिया तो संगत शीर्ष लंब ले लिए, ये आपका आधार ऐसे लिया तो संगत शीर्ष लंब OB। तो छेदून हो जाएगा आपका 12 बराबर AC कितना निकाला था, AC बराबर था 5 और हमारा देखो OB का मान निकल आया। तो आपका OB बराबर क्या आएगा, यहाँ पर OB बराबर आपका आया है 12/5। इस तरीके से देखिए इसकी त्रिज्या भी निकल आई, क्या निकल आई त्रिज्या। अब आप सब लिख लेंगे, देखो क्या करेंगे, अब आप इसमें लिखेंगे कि द्विशंकु का आयतन जो पूछ रहा था आप निकालेंगे, वो द्विशंकु का आयतन बराबर क्या आएगा कि शंकु ABB' का आयतन और प्लस शंकु
ये आपका ए बी बी डैश का आयतन प्लस शंकु बी सी बी डैश का आयतन। तो सब क्या आयतन सूत्र 1/3 पाई आर तो दोनों में कॉमन है और ये h1 और ये क्या आएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर और ये h2। ये आपने सम के आयतन का सूत्र पढ़ा है 1/3 पाई आर स्क्वायर h 1/3 पाई आर स्क्वायर h, लेकिन h और h समान है नहीं तो हमने h1 h2 लिख दिया। इसमें कॉमन ले लेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आएगा h1 प्लस h2। पाई ऐसा रखेंगे, आर का मान क्या दिया है, आर का मान आपका ये क्या है OB और OB क्या है 12/5, इसका स्क्वायर है तो आप 2 बार लिखेंगे और h1 प्लस h2 बराबर आपका दिया AC, ये 1/3 लिखेंगे, 3 से काट दीजिए, 3 चक्कू आपका 12 और 12 चक्कू होता है 48, नीचे 5 25, ये आएगा पाई और AC का मान आपका दिया 5 से कट गया 5 25, यह है 48/5 और पाई का मान दिया 3.14। इसमें आप गुणा करके आप भाग कर दो, आ जाएगा, या इसमें पहले आप भाग कर दो, ये आएगा क्या 5 × 45 बचेगा आपका 3 और 5 का 30 और इसकी गुणा कर देंगे 3.14 से तो 9 आपका 6 और गुणा करना है 3.14 में, तो गुणा करेंगे पहले 6 से तो 6 चौक 24, 2 6 का 6 2 8 और 6 दिया आपका 18। अब आप 9 से गुणा करेंगे, 9 चौक 36 आपका 3, 9 का 9 3 12 का 2 हासिल 1, 9 3 27 और 1 आपका 28। तो आप देखेंगे क्या आएगा 4, ध्यान रखिएगा 8 और 6 आपका 14, 10 और 1 11 और ये आपका रहेगा 30, दशमलव यहां पर लगा लेंगे, 3 अंक से पहले दशमलव लगाएंगे तो आपका रहेगा 30.144 या इसको लिख सकते हैं 30.14 सेंटीमीटर क्यूब। ये द्विशंकु का क्या आ जाएगा आयतन, 1 4 आपका छोड़ दिया, आपका रहेगा 30.14 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आयतन निकल आया द्विशंकु का। अब क्या निकालेंगे कि द्विशंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप इसमें निकालेंगे द्विशंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहां पर लिखेंगे द्विशंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या है भाई, जानते हैं कि वक्र पृष्ठ ही तो आप कलर कर सकते हो, कलर वाली बात बताई थी। ये भाग तो कलर हो नहीं पाएगा, ये वाला भाग कलर कर सकते हो और ये वाला भाग, तो उनके वक्र पृष्ठ ही तो होंगे। क्या आएगा शंकु ए बी बी डैश का CSA या कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहां लिखेंगे शंकु BCB डैश का CSA कर्व सरफेस एरिया, ठीक आएगा पाई आर L1, क्योंकि R तो कॉमन है दोनों में, पाई आर L1 ये आएगा पाई आर L2, तो पाई आर कॉमन आएगा L1 प्लस L2, पाई का मान 22/7 क्योंकि आगे 7 आपका कट जाएगा और r का मान 12 आपका कितना 5, 12/5 आपने r का मान निकाला था अभी, और L1 प्लस L2, L का मान 3 और आपका ये 4, 4 3 7 7 आपका कट जाएगा, बचेगा 22 और इससे भाग कर लेंगे, आएगा क्या 5 दूनी 10 और 5 चौको 20, यहां बचेगा 22, इससे भाग कर लेंगे 2.4 क्योंकि ये 7 और 7 आपका जोड़ने पर कट जाएगा। आप इसकी गुणा कर लेंगे तो आप 2.4 की गुणा करेंगे 22 से, ये 48 और ये भी आपका 48, ये आएगा 8, ये आएगा आपका 12, 5 1 के बाद दशमलव आ जाएगा आपका 52.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि पाई का मान कह रहा था जो आपकी आवश्यकता अनुसार वो रख सकते हो। तो इस प्रकार ही आ जाएगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक।
ये क्या आ जाएगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका मान 3.14 रखोगे, थोड़ा दशमलव के बाद चेंज हो सकता है बस। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे किया है कि द्विसम का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर इस सम का CSA और इस सम का CSA। इसमें से पाई आर कॉमन, क्योंकि आर दोनों में कॉमन है, समान है, तो कॉमन ले लिया L1 प्लस L2। L1 का मान L2 का मान यहां रख दिया। आप कैलकुलेट कर लेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा क्या, द्विसम का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये द्विसम का क्या निकल आया था, आयतन। ये द्विसम का आयतन। और इसके आगे के क्वेश्चन आपको आगे वीडियो में मिलेंगे।